हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का लास्ट ईयर का आईएमओ का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर लेवल 2 में देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे हम लोग ने इसको चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है सारे क्वेश्चंस को। टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस आपके अचीवर सेक्शंस के थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 और 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 3 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x इज इक्वल टू 243 को 3 की पावर 5। तो एक इक्वेशन हमें पावर अगर हम लोग को कंपेयर कर लें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम एज इट इज़ हम दूसरी इक्वेशन में भी कर सकते हैं 3 की पावर 5। यहाँ पे भी हमने पावर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, y की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, y इज इक्वल टू 2:2/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी ईच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स। ए और बी के पास कुछ पेन है। अब ए ने बी से क्या बोला कि अगर वो उसको 30 पेन दे देता है, ठीक है, अगर बी ए को 30 पेन दे देता है तो उसके पास बी से डबल पेन हो जाएंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ जब बी ए से बोल रहा है कि अगर वो उसको 10 पेन दे देता है, यानी कि वाई ए से 10 पेन निकल के वाई में चले गए, तो उसके पास ए से 3 टाइम्स पेन हो जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया। ठीक है, हमें क्या बताना था, पेन बताना था कि वाई के पास कितने हैं, बी के पास कितने पेन्स हैं। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यूज को सिंपली लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दिया। y इज इक्वल टू 62। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ए के पास 34 हैं और बी के पास 62 पेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल मान लीजिए करेक्ट क्वेश्चन है x और रॉन्ग क्वेश्चंस हैं y। दोनों क्वेश्चंस का जो सम है वो कितना है, 100 है। सही क्वेश्चन करने पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत क्वेश्चन करने पे -1/4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन उसने सही अटैम्प्ट करे थे। तो यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक इक्वेशन ये आ गई। और एक जब जितने मार्क्स को अगर हम टोटल कर लें, सही करने पे 2 माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू टोटल 128 मार्क्स उसको मिल रहे थे पेपर में। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे हमको करेक्ट क्वेश्चन कितने आ गए, 68। एक्स की वैल्यू 68 आ गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 ईयर एगो, 1 साल पहले एक आदमी जो था अपने बच्चे से 8 टाइम्स उसकी उम्र ज़्यादा है। 1 साल पहले, तो 1 साल पहले यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अपने बच्चे से वो 8 टाइम्स ज़्यादा था। अब आज की डेट में अगर देख रहे हैं तो उसकी जो उम्र है अपने बच्चे के स्क्वायर की उम्र के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। तो हमें बच्चे की उम्र मिल गई 7 साल। तो इस वक्त उसके पिता की उम्र कितनी होगी, फादर की एज इज 49। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 49 ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन था। इफ़ पी क्यू आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है और पूछा गया है कि p माइनस 1 और q माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो हमको अगर कोई पॉलिनोमियल दी गई है तो हम उसका सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करके इक्वेशन को। अब हमें p माइनस 1 q माइनस 1 दिया गया था। p माइनस 1 q माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई करा और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस में। और ये वैल्यू हमने ऊपर से इक्वेशन में देख के पुट कर दी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, p माइनस 1 q माइनस 1 इज 1 माइनस सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन was taken is 18 इन प्लेस ऑफ 14। हम कोई कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि p की वैल्यू जो है वो गलती से क्या हो गई है, 14 होनी चाहिए थी, लेकिन हम उसको ले गए हैं 18। ठीक है, p की जगह हमने उसको क्या लिख दिया है, 18 लिख दिया है। ठीक है, अब उस इक्वेशन के जो रूट्स हो गए वो क्या हो गए, -3 एंड -15। तो इसका मतलब अगर p की वैल्यू गलत होगी तो q की वैल्यू तो हमेशा सही रही होगी और इधर a की भी वैल्यू सही रही होगी। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारा सही रहा होगा।
ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -15, ठीक है, तो Q इज़ 45, तो ये हमारा करेक्ट रहा होगा, Q इज़ 45। तो अब हम वापस नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम P को वापस ठीक करके क्या लिख देते हैं यहाँ पे 14 18 की जगह, ठीक है। अब इस वापस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको नए रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, -5 एंड -9, तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। यहाँ पे दिया गया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको दिया गया है, ठीक है, विच इज फॉलोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू m+6 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2m-1 कंपेयर करके हमने निकाल ली, 2m-1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू क्या मिल गई, m की वैल्यू हमको 7 आ गई, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, आपको दो जीरोज दिए गए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमने डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो हमको इक्वेशन आ गई 10² x² - 10x + 18, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे तीन मार्क्स का था, तो ये इस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया गया इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 8x - m, ठीक है, तो यहाँ हमको दिया गया एक रूट हमें दिया गया है द सम ऑफ रूट्स दिस, तो यानी कि दोनों रूट्स हमारे कितने हो जाएंगे, बीटा की वैल्यू 4/2, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, तो यानी कि आपको क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है, बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। क्यू पार्ट में हमें क्या दिया गया, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, तो हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए इक्वेशन को कंपेयर करके, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी, हमें क्या वैल्यू मिल गई 1/4। तीसरी इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, बीटा एंड 1/बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके दो रूट्स हैं, एक बीटा और एक 1/बीटा हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा c/a, तो कितना हो जाएगा k/4/4, अब अल्फा की वैल्यू है बीटा, बीटा की वैल्यू 1/बीटा, वैल्यू पुट कर दी, हमको क्या मिल गया, k की वैल्यू इस 8 मिल गई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फॉर विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k एंड p इक्वेशंस दिस, ठीक है, ईच हैव द इक्वल रूट्स, तो अगर इक्वल रूट्स होंगे तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम इसकी वैल्यूज को पहले में रख देंगे, तो p इज इक्वल टू 8, सेम एज इट इज हम दूसरे में भी यही करेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, श्रीधराचार्य का हमने डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट करने में आपको दिक्कत होती, तो श्रीधराचार्य से हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो इसमें हमें दो रूट्स मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा, अल्फा की वैल्यू आ गई √6 और बीटा की वैल्यू आ गई -√2/√3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द स्टेटमेंट, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दी गई है जिसके हैज़ ए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिए गए हैं, ठीक है, तो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिए गए हैं, b² - 4ac की वैल्यू अगर हम देख लें, b² - 4ac की वैल्यू, लेकिन हमारी यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेम एज इट इज़ हमें ऐसी वैल्यू k की बतानी है, k की वैल्यू क्या रहा है -3 एंड 4 होगी, ठीक है, और इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल, तो यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हमारे रूट्स इक्वल होंगे, तो हमने इसको सॉल्व करा, हमको k की वैल्यू क्या मिल गई -3 एंड 5, लेकिन बोल रहा था -3 एंड 4, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो यानी दो स्टेटमेंट दोनों ही क्या हो गए, फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्राइंगल्स में आ जाते हैं, इन PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया है, उसकी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये वाला एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N दिया गया है, तो हमने इसको रीअरेंज करके वापस दोनों ट्राइंगल्स बना दिए, और दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर, और सिमिलरिटी वाली थ्योरम अप्लाई कर दी, साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है,
तो डायरेक्ट हमने इसमें यहाँ वैल्यू रख दी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 2.8 आ गया। यहाँ पे भी हमको क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ODN एंड OLM, दोनों में ही हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसी तरह OEM और OL में भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। दोनों का रेशियो आपस में, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल था, इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर कर लिया, तो OD इंटू OE इज इक्वल टू OL स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमको ट्रायंगल दे रखे हैं, इनकी साइड से रखी है, हमको भी दो ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ARQ एंड ADR। यहाँ पे भी हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल कर दिया, और AD की हमें वैल्यू पता लगानी थी, और AD हमें मिल गया 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री पे है। A इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, और B है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें वैल्यू पता लगानी है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो हमने क्या करा, A स्क्वायर निकाल दिया, B स्क्वायर निकाल दिया, A स्क्वायर और B स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा क्या हो गया, दिस इज 1 + 1, यानी कि A स्क्वायर B स्क्वायर क्या हो गया, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, BC 5 दे रखा है, AC माइनस AB इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। तो सपोज दैट हमने AB को 1 माना है, तो AC क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और हमको x की वैल्यू मिल गई 12। लेकिन हम लोग को वैल्यू पता लगानी थी 1 + sin c अपॉन cos c की। तो sin c हमने निकाल दिया, sin c AB अपॉन AC, यानी कि 12/13 आ गया। इसी तरह cos c की भी वैल्यू निकाल दी, 5/13 आ गया। 1 + sin c अपॉन cos c की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमको कितना मिल गया, 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर √2 है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 होगा। तो साइन 18 की पावर थीटा, सेक 18 की पावर थीटा अपॉन 2 की पावर 18 हमें वैल्यू पता लगानी थी, तो हमने थीटा की जगह 45 रख दिया। तो इस वैल्यू को हमने डायरेक्ट कंपेयर करा, तो देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहे हैं, ठीक है। साइन दिस इज 18 और ये भी 18, तो दोनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेम एज इट इज़ हम दूसरे को देखें, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू cos 60 sin 45 cos 45, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने cos 60 sin 45 की वैल्यू रखेंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब हमें वैल्यू पता लगानी थी sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने जब निकाली, तो विच इज़ आ गई हमारी 1:1/3। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, tan स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी थी। हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। sin 60 की वैल्यू √3, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, और cos 90 की वैल्यू 0, cosec 30 की वैल्यू 2, sec 60 की वैल्यू 2, एंड cot 30 की वैल्यू √3। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक हमको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। ए लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए टावर ऑफ ए स्टैंडिंग लेवल ग्राउंड। एक टावर खड़ा है AB का, जिसकी एक शेडो आ रही है B और D, ठीक है। अगर 45 डिग्री का एंगल होता है तब उसकी शेडो होती है X, और अगर सन से उसकी शेडो जब 30 डिग्री के एंगल पे गिरता है तो उसकी शेडो पहले से 10 मीटर उसने का और बढ़ जाती है। तो यानी कि BD कितना हो जाता है, X + 10 हो जाता है। तो पहले हमने क्या करा, ट्राइंगल ABD को सॉल्व करा, tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन x + 10, यानी कि आपको x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू हमको कितनी पता चली, 5√3 + 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। प्लेन उड़ते उड़ते B से लेकर कहाँ चला गया, A तक चला गया, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है।
पहले वो 45 डिग्री पे था जब हमने उसको देखना शुरू करा था, फिर उसके बाद वो 5 सेकंड में वो किस एंगल पे पहुंच गया है, 30 डिग्री एंगल दूर पहुंच गया हमसे 5 सेकंड की डिस्टेंस। यानी कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है और कितनी दूर में कवर करा, 5 सेकंड में। तो हमें क्या बतानी है, ये इसकी प्लेन की स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से उड़ रहा है। ठीक है, तो प्लेन जो है रीचेस बी टू ए, ठीक है, बी टू ए मतलब बी से चला है और ए तक पहुंच गया है 5 सेकंड में। तो यानी कि हमने क्या करा, 1045 इसे सॉल्व कर लिया, बी सी हमारा 500 आ गया। इसी तरह ए डी सी को सॉल्व करा, ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस एक्स आ गई 500√3 माइनस 500। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम सॉल्व करेंगे तो स्पीड हमारी आ गई 100√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमको स्पीड किस में पूछी गई है, किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, और स्पीड जो हमने मीटर पर सेकंड में निकाली थी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते ही 360√3 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना था बस केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए ट्री। एक ट्री है ए बी जिसकी हाइट एक्स है, ठीक है, और फिर उसकी हाइट बढ़ के कितनी हो गई है, ए डी और बढ़ गई, यानी कि वाई लेंथ सपोज दैट इसकी और बढ़ गई। तो एंगल ऑफ उसका हो गया है 60 डिग्री जब उसकी लंबाई बढ़ गई। तो ये पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये 30 है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। दोनों 10-10 हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री को सॉल्व कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 200√3 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है एस सी एफ इज इक्वल टू 72 और क्यू 12। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं क्यू की, जो 2 और 3 के प्रोडक्ट इनका क्या होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो 2 और 3 के प्रोडक्ट को जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा केवल एक ही केस मिल पाएगा जिसमें हमको इसकी वैल्यू 2 और 3 होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, P इज ए प्राइम नंबर, HCF एंड LCM ऑफ P, P+1 वुड बी। तो कोई भी अगर नंबर प्राइम है और उसका अगला जो होगा सक्सेसिव नंबर P+1, ठीक है, तो उसका जो HCF होगा वो केवल 1 ही हो सकता है, ये हमको पता था। और LCM क्या होता है, उन दोनों का नंबरों का क्या होता है, प्रोडक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमको 3 नंबर दिए गए हैं, देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट इन क्लास 10th, 11th एंड 12th रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब हम इसका HCF लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, 2, 2 एंड 13। तो कितना हो गया, 52। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नाउ स्प्लिट 120 इंटू 3 पार्ट्स। अब AP पे आ जाते हैं। एक 120 नंबर को 3 इक्वल पार्ट्स में पार्ट करना है जो AP में हो। तो हमने 3 नंबर को हमने एज्यूम कर लिया, A-T, A और A+T। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। तो A की वैल्यू पता चल गई 40 है, तो A इंटू A+D हमारा कितना हो जाएगा, 1880 दे रखा है। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू क्या निकल आई, D की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो हमारा A+D कितना हो गया, 40 + 7 इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट AP के क्वेश्चन में आ जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स हमें पता लगाने हैं। सेकंड टर्म इज 2, हमें सेकंड टर्म क्या दे रखा है, सेकंड टर्म 2 दे रखा है, और फोर्थ टर्म हमें 8 दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, हमें A और D की वैल्यू मिल गई। हमें सम ऑफ 51 टर्म्स बताने हैं, तो 51 टर्म्स का हमने डायरेक्ट सम का फॉर्मूला रख दिया, n/2 2a n-1 इंटू डी में, और इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई 51 टर्म्स की, 3774 ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गई, शशि वॉज गिवन ए पॉकेट मनी। शशि को एक पॉकेट मनी दी गई है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, पहले दिन वो 5 रुपये खर्च कर रही है, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 15, हर रोज़ 5-5 रुपये वो बढ़ाती चली जा रही है। और वो जनवरी मंथ में ऐसा कर रही है। तो जनवरी मंथ जो होता है वो 31 डेज़ का होता है, तो 5-5 रुपये बढ़ाते बढ़ाते 31 डेज़ तक खर्च करेगी। तो सम ऑफ 31 डेज़ तक उसने कितना खर्च कर दिया, 2480 रुपीज़ खर्च कर दिया। इसके अलावा उसने 850 रुपीज़ और एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, और उसके बाद भी अब उसके पास 515 रुपीज़ बच गए हैं। तो पूछा गया है कि उसके पास कितने पैसे थे। तो उसने इतना तो रोज़ खर्च करती गई, प्लस 850 और खर्च कर दिया,
प्लस जो उसके पास बच गया है वो हमने ऐड कर दिया, तो यानी कि वो इतना पैसा उसके पास मंथ की शुरुआत में था 3845 रुपीज़। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया गया है, एक हमको दिया गया एक पर्सन बाइज ए बैंक कैश सर्टिफिकेट। तो 20 साल तक उसने इसको जोड़ा है पैसे को, तो 7250 हो गया है। तो ये हो गया 20 साल तक का सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी ए की वैल्यू यानी कि इनिशियल वो उसने 125 से स्टार्ट करा था। अब वो कह रहा है कि 15 साल बाद उसको कितना क्या अमाउंट रहा होगा। तो 15 साल बाद हमें nth टर्म पता लगाना है, तो nth टर्म इस का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो A15 इज इक्वल टू 475। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को क्या दिया गया है, 3 पॉइंट्स हमको दे रखे ए बी सी, और ए जो है वो बी से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने डायरेक्ट ए बी और ए सी का क्या करा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया और पी की वैल्यू निकल आई, पी की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये भी हमारा अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी हमारा एक डायमीटर है, ठीक है, ए बी हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पे हमने ए बी डायमीटर की डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल दी। तो रेडियस हमें पता लगानी थी, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी डायमीटर की, √13, ठीक। सेम एज इट इज़ यहाँ हमको सेकंड में क्या दे रखा है, एक एल और एक एम कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एल एम और एन। तो एल एम और हम डिस्टेंस निकाल लेंगे एल एन की, और सिमिलरली हम एम एन की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और एल एन प्लस एम एन में इन वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें कितना मिल जा रहा है 1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द एक लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रही है। तो एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x, 0 हो जाएंगे, x कोई लाइन अगर कट कर रही है तो डायरेक्ट हम इसको इसके रेशियो मान लेते हैं k:1 में इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना रेशियो मिल जा रहा है, 1:k का जो रेशियो है 1:2 के रेशियो में ये क्या कर रही है, लाइन को कट कर रही है। तो यही हमें पता लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक लाइन है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, यानी कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, इसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा हमें दिया गया 9, ऑर्डिनेट हमें बताना था y कितना होगा। तो हमने इसको मान लिया k:1 में इसको डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने वैल्यूज फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और 4th पॉइंट पूछा गया है। जब कभी भी आपको पैरेललोग्राम दिया जाए, 3 पॉइंट्स दिए जाए और 4th पॉइंट पूछा जाए, तो आप हमेशा डायगोनल वाले मेथड पे जाइए। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो ओ इज ए क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए और बी का मिड पॉइंट, ए और सी का मिड पॉइंट ओ होगा। तो पहले आप ए और सी से मिड पॉइंट ओ पता कर लीजिए, और फिर हम क्या जानते हैं, बी और डी का भी मिड पॉइंट ओ होगा, तो इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हमने ए ओ और ओ सी को देख लिया, तो हमको ओ कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, ओ के पॉइंट मिल गया। अब ओ जो है वो डी और बी का भी मिड पॉइंट होगा, तो इसमें भी हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके हम डी पॉइंट निकाल सकते हैं, विच इज़ -b। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आ जाते हैं सर्कल्स पे। यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, 120 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QP/OP। तो हमें वैल्यू पूछी गई थी, OP का रिलेशन क्या है, OP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QP। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे भी ये भी एक दो दिए गए हैं, यहाँ दोनों की टेंजेंट हमको दी गई हैं, ठीक है। और ये इसकी टेंजेंट है SR, ये इसकी टेंजेंट है QA और AP। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट टेंजेंट्स को बराबर कर दें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, तो हमें क्या मिल गया, RA की वैल्यू 8.3 सेंटीमीटर डायरेक्ट मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमको एक ट्रायंगल दिया गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम क्या जानते हैं, डायमीटर इसको 90 डिग्री पे कट करता है।
तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाता है ट्राइंगल, अगर वो डायमीटर से बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, सी डी की वैल्यू निकल आई और हमने डायरेक्ट फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको ओ पी की वैल्यू पता चल गई विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें इस सेक्टर की वैल्यू बतानी है। तो सेगमेंट की वैल्यू क्या होती है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 यानी कि 90 डिग्री बना रहा था तो 1/4 अब माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइस्ट, मतलब ट्राइंगल का एरिया हम इसमें से माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया पता चल जाएगा। इसका एरिया आ गया 162/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमें इस फिर शेडेड एरिया का बताना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 1/4 सर्किल है और उसमें से अगर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने इसके अंदर करा है तो हमको मिल गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर दिया गया है, हमको ये बताना है आर्क की लेंथ बतानी है ए बी। तो किसी तरह अगर हम ये थीटा पता कर लें तो हमको एरिया ऑफ ये लेंथ ऑफ आर्क भी मिल जाएगी। तो हमने क्या करा, पहले तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूले से थीटा पता कर लिया, फिर थीटा से लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में फिर हमने थीटा रख के इसकी लेंथ ऑफ आर्क पता कर ली विच इज़ 18/6/7 आ रही है। यहाँ पे क्या है, एक आपका एक क्यूबॉइडल है जिसमें हमने क्या करा है, एक ड्रिल करके एक ऐसे छेद कर दिया है। ठीक है, और वो छेद किस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में, आर पार ये छेद कर दिया गया। अब पूछा गया इस पूरे शेप का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो सरफेस एरिया में ये जो ऊपर एक सर्किल है नीचे एक सर्किल है ये तो हट जाएगा, प्लस अंदर का ये जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है वो होगा और ये क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया होगा वो होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमें बताना था तो हमने निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, विच इज़ 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कोन के ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का जो डाया है वो 28 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 14, तो इसकी हाइट हो जाएगी इस हेमिस्फीयर की 14। टोटल पूरी हाइट दे रखी है 62, तो यानी कि कोन की हमको हाइट मिल जाएगी 48 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता लगाना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया दोनों के क्या हो जाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया के हम दोनों में फॉर्मूले अप्लाई कर दें πRL एंड 2πr²। ठीक है, तो इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी सिंपल। तो हमको वैल्यू क्या मिल गई 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसका हमें पूरा वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ हमको कितना दिया गया है, दिस पूरा हमें दिया गया है 16, ये हमको दिया गया था 12, तो रेडियस हमारी हो गई 6। अगर रेडियस 6 हो गई है तो इसकी हाइट भी हमको कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी मिल गई हमें 6 मिल गई। अब हम दोनों के वॉल्यूम ईजिली अलग अलग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आ गई 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है, मीन मीडियन मोड पे। तो मीन पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमें एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो मीन का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला निकाल दिया, तो एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 26 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये सीरियल ऑर्डर में दे रखा है। तो हमने कितने यहाँ पे कितने 10 टर्म्स दे रखे हैं यानी कि इवन में। तो बीच के 2 टर्म हमको मिल गए, बीच के 2 टर्म का हमने मिड निकाल लिया मीडियन निकालने के लिए विच इज़ 73। तो एक्स आ गया हमारा 73। ये हम लोग ने क्लास 9th में ही ये फॉर्मूला देखा था मीडियन का। 10th में हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 22 दिया गया है। तो अब हमको मॉडल क्लास ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 22 हमारा किसके अंदर लाई कर रहा है, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। तो 22 हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और पुट करके सॉल्व कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई 2, लेकिन हमको पूछा गया था y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी 1, आपको एक कार्ड है वो एक निकाला गया और ये कार्ड क्या है, अगर एस ऑफ हार्ट है तो एस ऑफ हार्ट अगर हम निकालेंगे
तो एस ऑफ हार्ट केवल 1 ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हमको डायरेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक द मंथ ऑफ मार्च में है, ठीक है, द फर्स्ट डे इज़ फ्राइडे। तो अब हम देखते हैं मंथ ऑफ मार्च में कितने फ्राइडे हैं। तो मंथ ऑफ मार्च में हम देखेंगे फर्स्ट अगर फ्राइडे है तो पूरे मंथ मार्च में 5 फ्राइडे होंगे। तो 5 फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/31 डेज़ की, ठीक है। अब कह रहा है फ्राइडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 - 5/31 यानी कि 26/31 होगी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर आर द थ्रोन एट ए टाइम, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है और दोनों का जो डिफरेंस होगा नंबरों का वो क्या होना चाहिए 1। तो हमने सारे नंबर्स देख लिए, कितने नंबर्स बन रहे हैं 1 2 2 1 2 3, इन सब का डिफरेंस क्या हो रहा है 1। तो ऐसे हमको 10 नंबर मिल रहे हैं और 2 डाइस को जब फेंकते हैं तो टोटल कितने नंबर बनते हैं 36। तो 10/36 यानी कि 5/18। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे दिया गया है एक रैंडम नंबर्स दिए गए हैं हमको, यहाँ पे 2 चीज़ें जोड़ दी गई हैं, एवरेज और प्रोबेबिलिटी। तो पहले इन नंबरों का हमने देखा एवरेज, तो इन नंबर का एवरेज आया 7। तो उसने कहा कि जो भी नंबर आएगा एवरेज उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमको 7 मिल गया एवरेज, तो अब हमें 7 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरों में हमें 7 की प्रोबेबिलिटी देखनी। तो 7 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3/10 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसने यही पूछा था कि जो भी एवरेज आएगा उस नंबर को देखिए और उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक जार है जिसमें ब्लू ग्रीन और येलो बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स का सम कर दें, वो हो गई हमारी x। तो ग्रीन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो मान लीजिए ब्लू बॉल हो गई 1/3 इंटू एक्स। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/9 इंटू एक्स, यानी कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हो गई +16। तो हमको टोटल नंबर कितने मिल गए 36। तो टोटल बॉल इसके अंदर कितनी हो गई 36 हो गई। अब यहाँ पे दूसरे वाले में क्वेश्चन मिल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस, ठीक है। तो अब किसी डाइस को फेंकना है और क्या आना चाहिए 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल में केवल 2 ही आ सकता है 3 एंड 6। तो 2 बार ऐसा हो रहा है पूरी, और कितने डाइस में होते हैं 6। तो 2/6 यानी कि 1/3। ऑप्शन बी डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया।